नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे और द्विवेदी युग के कवियों को देखेंगे। ये क्लास आपकी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। उनके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है, चाहे वो एमए की परीक्षा हो या बीए की परीक्षा हो। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें हम द्विवेदी युग के कुछ और कवियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सत्यनारायण कविरत्न को देखेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो वैसे तथ्य देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इनका जन्म 1880 में हुआ था सराय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में और इनका निधन 1918 ईस्वी में हुआ था। उपनाम इनका ब्रज कोकिल है, यानी इनको ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं वंदे मातरम, करुणा क्रंदन, दुखियों की पुकार, श्री तिलक वंदना, सरोजनी नायडू की सटपदी, राम तीर्थाष्टक, रविंद्र वंदना, गांधी स्तवन, भ्रमरदूत और प्रेमकली। भ्रमरदूत तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। बात करते हैं आगे, इनकी समस्त कविताओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग के नाम से किया है। तो यह प्रश्न बन सकता है किसने किया है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने संपादन संकलन किया है और किस नाम से किया है, तो उसका नाम था हृदय तरंग। आगे देखते हैं कुछ विशेष तथ्यों को, जैसे कि वंदे मातरम जो इनकी रचना है और करुणा क्रंदन जो कविता है, इसमें भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। वहीं इनकी कविता दुखियों की पुकार कुली प्रथा के विरोध में लिखी गई है। इनके द्वारा रचित भ्रमरदूत में वियोग, वात्सल्य और राष्ट्रीयता के भाव की भी व्यंजना मिलती है। इनकी रचना प्रेम कली में प्रेम के आदर्श और अलौकिकता का चित्रण किया गया है। इनके संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं और सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि रीतिकाल की कवियों की परंपरा पर ये न चलकर या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले या तो भारतेंदु काल की नूतन कविता बनाने पर। शुक्ल जी का एक और कथन है इनके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनका जीवन क्या था। जीवन की विषमता का छांटा हुआ दृष्टांत था। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले जो द्विवेदी युग के कवि हैं वो हैं रामचरितोपाध्याय और इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में गाजीपुर में। इनका निधन 1938 ईस्वी में हो गया था। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में द्विवेदी जी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली में लिखने लगे थे। आगे बढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले है ब्रजभाषा में रचित मुक्तक रचनाएं, जिसमें है सुक्ति मुक्तावली 1915 ईस्वी, देवदूत 1918 ईस्वी, भारत भक्ति 1919 ईस्वी, रामचंद्रिका 1919 ईस्वी और ब्रज सतसई है 1937 ईस्वी में। इनके प्रबंध काव्यों की बात करें तो प्रबंध काव्य हैं रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी में। इसके कुछ अंश जो हैं 1914 और 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसमें राम को साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की रचनाएं हैं, जिनमें है देव भाषा, विचित्र विवाह, भव्य भारत, राष्ट्र भारती और जय किसान। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास है देवी द्रौपदी, जो कि 1922 ईस्वी में छपा था। अगले जो कवि हैं वो हैं मुकुटधर पांडे। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे तो बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। क्लास को पूरा देखिए, जितने भी कवि हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। देखते हैं मुकुटधर पांडे के बारे में। इनका जन्म 1895 ईस्वी में बिलासपुर में हुआ था और इनका निधन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चिंतामणि पांडे था और इनकी माता का नाम देवहूति देवी था। काव्य रचनाओं की बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम 1913 ईस्वी, पूजा फूल 1916 ईस्वी, सैलबाला 1917 ईस्वी, लक्ष्मा 1917 ईस्वी, समाज कंटक 1918 ईस्वी, हृदयदान 1919 ईस्वी, कार्तिक महात्म्य 1922 ईस्वी, इटालीय युवक 1926 ईस्वी। कार्तिक महात्म्य और इटालीय युवक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इनका उल्लेख मिस्र बंधुओं ने किया है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनके प्रसिद्ध लेखों की बात करें तो वो है हिंदी छायावाद 1920 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कविता का नया स्वरूप 1921 ईस्वी, हिंदी में छायावाद का विकास 1921 ईस्वी और छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा 1923 ईस्वी में ये है। कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं मुकुटधर पांडे। कुछ विद्वान इनके द्वारा रचित कविता कुररी के प्रति, जो कि 1916 ईस्वी में है, इसको छायावाद की प्रथम कविता मानते हैं। 1920 ईस्वी में इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो वो हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। अगले जो कवि हैं वो हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और इनका जन्म 1886 ईस्वी में बिलासपुर में हुआ था और इनका निधन 1959 ईस्वी में हुआ था। ये मुकुटधर पांडे के बड़े भाई थे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दो मित्र 1906 ईस्वी में है और उपन्यास है। प्रवासी 1907 ईस्वी में है और काव्य संग्रह है। कविता कुसुम, ये भी काव्य संग्रह है, 1910 ईस्वी में है। नीति कविता 1914 ईस्वी में है और ये भी काव्य संग्रह है। समाज सेवा, ये भी काव्य संग्रह है, 1914 ईस्वी में। प्रेम प्रशंसा व गृहस्थ दशार दर्पण, ये भी 1914 ईस्वी में है और ये भी काव्य संग्रह है। मेवाड़ गाथा 1914 ईस्वी में है और यह एक खंड काव्य है। पद्म पुष्पांजलि, ये भी 1915 ईस्वी में है और यह एक काव्य संकलन है। छात्र दुर्दशा 1915 ईस्वी में है, नाटक है। और ग्रामीण विवाह विधान 1915 ईस्वी में है और नाटक है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जैसे छात्र दुर्दशा की विधा पूछ सकता है, तो यह एक नाटक है। ग्रामीण विवाह विधान, इसकी भी विधा पूछ सकता है, तो यह भी एक नाटक है। चर्चित कविताओं की बात करें तो इनकी चर्चित कविताएं हैं मृगी दुख मोचन, मंदाकिनी, धुआंधार, गर्मी और मल्हार। अगले जो द्विवेदी युग के कवि हैं वो हैं रूप नारायण पांडे। क्लासेस बहुत छोटी छोटी हैं, तो कम समय में आप इनको देखकर यूजीसी नेट की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है परीक्षा। तो इससे छोटी छोटी क्लासेस को आप लोग देख करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कवि हैं रूप नारायण पांडे। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1959 ईस्वी में। काव्य संकलनों की बात करें तो पहला काव्य संकलन है पराग 1924 ईस्वी में, वन वैभव 1925 ईस्वी में, वन विहंगम 1925 ईस्वी में, आश्वासन है 1925 ईस्वी में और दलित कुसुम है। नाटक की बात करें तो इनका नाटक है सम्राट अशोक 1932 ईस्वी में। उपन्यास है श्री 1934 ईस्वी में है। संपादित पत्रिकाओं की बात करें तो उन्होंने नागरी प्रचार, इंदु, माधुरी और निगमा दान चंद्रिका का संपादन किया था। अगले जो कवि हैं वो हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जन्म 1868 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1915 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचनाओं की बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं हैं धाराधर धावन 1902 ईस्वी में, मृत्युंजय 1904 ईस्वी में, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी में है, प्रदर्शनी स्वागत 1906 ईस्वी में ही है, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी में है और पूछा जाता है। रंभा सुख संवाद 1911 ईस्वी में, रागदर्शन 1911 ईस्वी में, वसंत वियोग 1912 ईस्वी में, तत्व तरंगिनी 1914 ईस्वी में, चंद्रकला 1912 ईस्वी में है, संग्राम निंदा 1913 ईस्वी में है और अमलतास 1914 ईस्वी में है। अमलतास भी बार बार पूछा जाता है। धाराधर धावन कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा पद में अतुकांत छंद में हिंदी अनुवाद है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बात करें स्वदेशी कुंडल की तो ये देशभक्ति पर आधारित 52 कुंडलीय छंद में रचना है। रसिक वाटिका पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। अगले जो कवि हैं वो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी उन्नाव में। निधन की बात करें तो इनका निधन 1972 ईस्वी में हो गया था। ये प्रेम पर कविताएं तो स्नेही नाम से लिखते थे, स्नेही उपनाम से लिखते थे, लेकिन राष्ट्रीयता से संबंधित जो रचनाएं हैं वो त्रिशूल नाम से लिखते थे, त्रिशूल के उपनाम से लिखते थे।
तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिशूल उपनाम से कौन से कवि लिखते थे, तो वो थे गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सनेही किसका उपनाम है, तो वो गया प्रसाद शुक्ल का, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन 1916 ईस्वी, प्रेम पचीसी 1905 ईस्वी, त्रिशूल तरंग 1921 ईस्वी, कुसुमांजलि 1915 ईस्वी और राष्ट्रीय बीड़ा है 1922 ईस्वी। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।